Assalamualaikum students, welcome to the lecture of operating system. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था about threads को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो क्या होता है थ्रेड? आइडिया है आपको? लास्ट लेक्चर में हमने थ्रेडिंग डिस्कस किया था। तो मैंने कहा थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। बता सकते हैं कि लाइट वेट क्यों होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, बता सकते हैं उनमें से कोई स्टूडेंट ये लाइट वेट क्यों होता है? स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे? बुशरा सलाम, आप सुन रहे हैं मुझे? शालीन, आप सुन रही हैं मुझे? आपको आवाज आ रही है? राना माशी तारी, तो सब स्टूडेंट्स यहाँ सोए हुए हैं, उन्होंने लेक्चर जो है वो अटेंड करके सो गए। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द वेरियस बेसिकली प्रोजेक्टर जो है वो ऑफ है, प्रोजेक्टर को ऑन करवा। So थ्रेड क्या है? थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ये लाइट वेट प्रोसेस इस वजह से है क्योंकि थ्रेड क्रिएशन में कम रिसोर्सेज लगते हैं, कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू प्रोसेस क्रिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है। ये लाइट वेट इस वजह से है क्योंकि जब थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो वी नीड एक्चुअली लेस रिसोर्सेज, मींस मेमोरी कम लगती है, टाइम कम लगता है, बिकॉज सारे के सारे सेक्शन जो है वो कुछ सेक्शंस शेयर्ड होते हैं तो वो दोबारा से क्रिएट नहीं करने पड़ते। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। ओके, तो हमने पिछली दफा बेनिफिट्स इसके देखे थे कि व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स टू क्रिएट थ्रेड्स, ठीक है? उसमें हमने देखा था कि ये रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए, रिसोर्स शेयरिंग को, इकोनॉमी को, स्केलेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम जो है वो थ्रेडिंग जो है वो यूज करते हैं। ओके, सो इसके डिफरेंट चैलेंजेस हमने डिस्कस किए थे। जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो हमने बेसिकली अपनी एक्टिविटी को डिवाइड करना होता है। तो डिवाइडिंग एक्टिविटीज एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि डेटा डिपेंडेंसी होती है। तो ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी कौन सा डेटा किस थ्रेड को एलोकेट करते हैं वो एक चैलेंज है। फिर हमने अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड भी बैलेंस करके करते हैं ताकि सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं उनके पास इक्वल टास्क हो और आपका ओवरऑल टास्क एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए। अगर सारा का सारा टास्क एक ही थ्रेड करेगा और बाकी थ्रेड को थोड़ा सा टास्क करेगा तो फिर भी ओवरऑल टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये बेसिकली चैलेंजेस थे जो हमने डिस्कस किए थे। और इसके अलावा हमने डेटा पैरेललिज्म, टास्क पैरेललिज्म, मल्टी कोर में हम किस तरह से पैरेललिज्म अचीव कर सकते हैं। ये एक थ्रेड है, सिंगल थ्रेडेड, ये मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, ये हमने डिस्कस किया था। तो जब हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, अगर सीरियल एग्जीक्यूट करें उसको और अगर उसको पैरेलल एग्जीक्यूट करें तो दोनों में कितना एडवांटेज होता है। मींस
हम बेसिकली परफॉर्मेंस चाह रहे होते हैं, स्पीड अप चाह रहे होते हैं। तो अगर एक हमारे पास एक टास्क है, ठीक है, वो टास्क है 100%, ठीक है, 100% का मतलब जो है वो एक्चुअली वो होता है 1। आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है, क्यों? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100%, का मतलब 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल आता है। तो हमारे पास एक टास्क है जिसको हम 1 कह रहे हैं, ठीक है, ये है, इसको फॉर एग्जांपल 1 आवर लगता है, 1 आवर। अगर हम इसको सीरियल एग्जीक्यूट करें इसको इस तरह से तो 1 आवर। अगर हम इसको पैरेललाइज कर देते हैं, हम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के थ्रू इस चंक को पैरेलल कर देते हैं, इस टास्क को पैरेलल कर देते हैं, फिर हमें कितना स्पीड अप मिलेगा, कितना हम बेसिकली कह सकते हैं कि इतना टाइम हमने सेव किया। तो सेविंग जो है वो इस फॉर्मूला से पता चलेगी, ठीक है, ये स्पीड अप का फॉर्मूला है। अब जो सीरियल टास्क होता है जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ही पैरेलल हो जाए, क्यों? कुछ पोर्शन जो है वो सीरियली एग्जीक्यूट होगा ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी, कि आप जो है शुरू में फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 25 पहले को दे दिया, 26 से 50 तक दूसरे को दे दिया, 51 से 75 तक तीसरे को, और 76 से 100 तक जो वैल्यूज हैं वो थर्ड T4 को दे दी, T1, T2, T3 और T4। ओके, अब ये जो काम करना है डिवीजन का, ये एक सिंगल थ्रेड ने करना है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। तो ये है एक सीरियल टास्क, डेटा की डिवीजन करना एक सीरियल टास्क है। तो जो भी टास्क होगा उसमें कुछ पोर्शन सीरियल होगा, हो सकता है 1% हो सकता है 10% हो सकता है 50% हो सकता है 90% हो। तो ये वेरी करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो इस टास्क में कुछ पोर्शन जो है वो सीरियल पोर्शन होगा, जिसको कह रहे हैं एस, कि एस एक सीरियल पोर्शन है। अगर एस एक सीरियल पोर्शन है, टोटल 1 होता है, टोटल 1 है, तो ये बताएं कि ये वाला पोर्शन क्या होगा? 1 माइनस एस या एस माइनस 1? 1 माइनस एस। टोटल में से ये निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस एस। ओके, सीरियल पोर्शन जो है ये पैरेललाइज नहीं हो सकता, इसको इसी वजह से कह रहे हैं कि ये सीरियल पोर्शन है। जो ये वाला पोर्शन है ये पैरेललाइज हो सकता है, जो 1 माइनस एस है। तो पैरेललाइज करने का मतलब ये है कि हमारे पास पोर्शन जो है वो 1 माइनस एस है, और अगर हमारे पास n थ्रेड्स हैं तो हम उसके ऊपर इसको पैरेलल चला सकते हैं। तो जितना ये टाइम लगेगा प्लस जितना ये टाइम लगेगा, ये वो टाइम होगा, किसका टाइम होगा? सीरियल का या पैरेलल का? बड़ा सोच के बताएं कि ये टोटल टाइम जो होगा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला है s प्लस 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई n, ये जो टाइम निकलेगा ये सीरियल टास्क का टाइम होगा या पैरेलल का? दोनों का? सोच के बताएं, सीरियल का होगा, पैरेलल का होगा, या दोनों का होगा? सीरियल टास्क कितना है? सीरियल टास्क तो 1 है, उसको सपोज 1 टाइम लग रहा है, 1 कुछ भी है, 1 आवर है, 1 डे है, कुछ भी है। ये तो सीरियल का टाइम तो ये है 1 डे या 1 आवर। ये टाइम किसका है? तो पैरेलल का निकाल रहे हैं, जिसमें हम थ्रेड्स में है उसकी बात कर रहे हैं कि इतना टास्क तो सीरियल ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे हमारे पास और थ्रेड्स अवेलेबल होंगी। क्यों? ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी। और प्लस ये वाला जो बाकी टास्क है उसको हम पैरेललाइज कर सकते हैं कि ये सीरियल टास्क जो है ये एक थ्रेड करेगा T1, बाकी ये वाला टास्क जो है ये हम T1, T2, T3 और T4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें थ्रेड्स हमारे पास कितने हैं? 4। तो यहाँ पे n जो है वो 4 होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन जिसमें कुछ पोर्शन सीरियल है और बाकी पोर्शन हम पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये जो टाइम है ये पैरेलल जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसका टाइम है। ठीक है, तो अगर आपने स्पीड अप निकालना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 घंटे लग रहे हैं एक काम को सीरियल करने में, मैं अकेला काम करता हूँ, मुझे 100 घंटे लगते हैं।
अब हम 10 बंदे जो है उस काम के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं काम करने, ठीक है, तो हमें टाइम लगता है 10 घंटे सपोज, ठीक है, तो कितना स्पीड अप गेन हुआ, ये स्पीड अप निकालेंगे कि एक बंदे को सीरियल को कितना टाइम लग रहा है और पैरेलल में कितना टाइम लग रहा है, तो पैरेलल में हमारे पास जो स्पीड अप आएगा वो 10 टाइम्स होगा, मींस हमने 10 टाइम्स फास्टर काम किया है। जितने टाइम में एक सीरियल बंदा एक काम कर सकता है उतने टाइम में पैरेलल में जब लोग काम करेंगे तो उससे 10 गुना ज्यादा काम कर लेंगे, इसका मतलब ये है। तो अब मुझे ये बताएं कि सीरियल का टाइम है 1 और ये है पैरेलल का टाइम, जिस तरह से मैंने 100/10 किया था इस तरह से मैंने ये डिवाइड किया, तो ये है स्पीड अप। ओके, तो ये स्पीड अप का फॉर्मूला जो है ये एम्डोस लॉ ने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपके पास कुछ सीरियल पोर्शन है, जो पैरेलल पोर्शन है उसको आप पैरेलल जितने भी थ्रेड्स हैं उसके ऊपर डिवाइड कर दें, जितना टाइम वो लेंगे और जितना सीरियल में टाइम लग जाएगा उसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड अप आएगा, ठीक है। अब आपने निकालना है स्पीड अप, अगर आपको n और s की वैल्यू मिल जाए तो आप स्पीड अप निकाल सकते हैं, ठीक है। s का मतलब है 25% सपोज, s का मतलब क्या है 25% और n आपके पास है 4, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका स्पीड अप क्या निकलता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ 4 जो है, जो थ्रेड्स हैं वो 4 है, n की जगह पे 4 पुट करेंगे, s की जगह पे 25%, 25% का मतलब क्या है 0.25, 100 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 माइनस 25 क्या आएगा आंसर 0.75, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेंगे 1.25 प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर देखें क्या आता है, ये आंसर आता है। ओके, इसको दोनों को ऐड करें और 1 पे डिवाइड करें तो आंसर देखें क्या आता है। वन ओवर दिस, तो कहता है कि अगर हमारे पास 25% सीरियल पोर्शन है, बाकी 75% पैरेलल पोर्शन है, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर हमारी जो कोर्स है वो 1 से मूव करके 2 पे कर देते हैं, 2 थ्रेड्स है हमारे पास, 2 कोर्स हैं, तो कहता है स्पीड अप हमें मिलता है 1.6 टाइम्स, मींस जितना सीरियल में हम काम कर सकते थे अब हम उसका 1.6 टाइम कर सकते हैं, ठीक है, उतने टाइम में ही, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड अप है। तो ये इसका जो है आपने आंसर क्या निकाला है 2.2, ये 857, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना स्पीड अप है किसके लिए, जब हमारे पास n था 4, जब हमारे पास n2 था उसमें स्पीड अप हमारा है 1.6 और जब हमारे पास n4 है तो उसमें हमारे पास स्पीड अप है 2.25, 285, ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से हम स्पीड अप जो है वो निकाल सकते हैं, ओके। तो ये इससे हम बेसिकली कैलकुलेटेड स्पीड अप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से कि हाउ मच स्पीड अप वी एक्चुअली गेट इन यूजिंग कैट, बिफोर यूजिंग कैट्स। मतलब ये है कि पहले आप एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है उसको आपने मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, भाई पहले देख तो लो कि आपको पैरेलल करने में टाइम कितना सेव हो रहा है, ठीक है। अगर तो वाकई टाइम सेव हो रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसको पैरेललाइज कर दें। अगर स्पीड अप जो है वो मिल रहा है 1.125, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा इतना ज्यादा कि आप पहले आपको जहाँ पे 1 घंटा लग रहा है वहां पे आपको 1 घंटा 5 मिनट लग रहे हैं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, कोई 55 मिनट लग रहे हैं काम कर। ओके, यहाँ मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ। सर्वर का आपको पता है सर्वर क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्वर?
बड़ा सर्वर का नाम आपने सुना हुआ है, सर्वर मनवर का भाई सर्वर। सर्वर क्या होता है वैसे ही बता दें। सिस्टम होता है, क्या होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली सर्वर जो है एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है। क्या होता है? डेडिकेटेड सिस्टम। जो ये सिस्टम है ना हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है, जनरल पर्पज है। जनरल पर्पज मतलब है आप इसके ऊपर कोडिंग भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर गेम भी खेल सकते हैं, आप इसके ऊपर वीडियो भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, वट एवर जो यू वांट टू डू। ठीक है, ये जनरल पर्पज है, आप उसके ऊपर सारी चीजें। ये सर्वर होता है ना, ये स्पेशलाइज सिस्टम होते हैं, ये सिर्फ स्पेशलाइज काम करते हैं। स्पेशलाइज काम क्या होता है मतलब कि इसके ऊपर हमने एक वेबसाइट होस्ट की हुई है, ठीक है, और वो जो है ना लिसन कर रही है। उस वेबसाइट में क्या होता है कि आपको पता है कि ये सर्वर जो है वो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। देयर आर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है आपके पास, क्लाइंट 3 है एंड 4 है, सो ऑन एन क्लाइंट्स है आपके पास। हजारों की तादाद में क्लाइंट्स हैं और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा होता है। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ये कैसे होता है? हाउ इट इज पॉसिबल? लाखों की तादाद में क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप इसके ऊपर 100 प्रोसेस चलाएंगे, सिस्टम बैठ जाएगा, सर्वर डाउन नहीं होता इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि इसके पास डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं, मेमोरी इसकी ज़्यादा होती है इसके पास, इसके पास सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ कोर इसके पास होती हैं। ठीक है, तो सर्वर मशीन जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं जनरल पर्पज मशीन से, मतलब हार्डवेयर भी उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली जो मिप्स आर्किटेक्चर है वो सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो हार्डवेयर में प्रोवाइड कर रहा होता है। असल में ये रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह से रिसीव करता है और किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, सर्वर एक्चुअली मेंटेन कर रहा होता है थ्रेड्स को। तो जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो एक थ्रेड क्रिएट करता है और उस थ्रेड 1 को फॉर एग्जांपल इसको असाइन कर देता है कि थ्रेड 1 जो है इट विल रिस्पॉन्ड दिस क्लाइंट। ठीक है, इट विल फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ दिस क्लाइंट। इसके लिए क्लाइंट 2 आया, उसने रिक्वेस्ट की, उसके लिए थ्रेड 2 क्रिएट किया और उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया। इसके लिए उसने थ्रेड 3 क्रिएट किया और इसकी रिक्वेस्ट को वो फुलफिल कर रहा है। तो सारे इंडिपेंडेंट जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं उतने वो थ्रेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं और वो थ्रेड्स जो हैं उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली क्लाइंट सर्वर जो है वो बैकएंड के ऊपर मॉडल होता है। अब इसमें आपको एक चीज नजर आ रही है कि जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर जो है वो थ्रेड क्रिएट करता है और फिर वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। टू मिनिमाइज द लेटेंसी ऑफ क्रिएशन थ्रेड, नॉर्मली सर्वर जो है उसको अवेयर होता है, जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, ये जो भी है जहाँ पे बेसिकली फेसबुक होस्ट है, फेसबुक की वेबसाइट पे आप जाते हो तो फेसबुक जहाँ पे होस्ट है जिस सर्वर के ऊपर, उसको पता है कि ऑन एवरेज मुझे रोजाना इस घंटे में कितनी रिक्वेस्ट आती हैं। तो वो ये नहीं करता है कि रन टाइम पे जब कोई फेसबुक ओपन करता है तो एक थ्रेड क्रिएट करता है और उसको साइन करता है कि अच्छा ये जो कर रहा है इसको फैसिलिटेट करो। असल में ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, वो ऑलरेडी थ्रेड क्रिएट करके रख लेता है, बजाय इसके कि जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करे फिर थ्रेड क्रिएट करे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेटेंसी आएगी थोड़ी सी कि थ्रेड क्रिएशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थ्रेड क्रिएशन में टाइम तो लगेगा लेकिन उस टाइम को भी मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, ऑलरेडी थ्रेड क्रिएट करके रख लेता है। वो थ्रेड क्रिएट कहाँ पे करता है, एक थ्रेड पूल होता है। सर इसकी समझ नहीं आई। थ्रेड पूल में वो फॉर एग्जांपल उसको पता है कि ऑन एवरेज 1000 रिक्वेस्ट आ रही है मुझे एक घंटे में। ठीक है, और एक घंटे में 1000 रिक्वेस्ट मैं उनको मतलब फुलफिल कर सकता हूँ। उसके बाद अगले घंटे में फिर 1000 रिक्वेस्ट आएंगी तो थ्रेड्स फ्री हो जाएंगे, फिर वो उनको एंटरटेन करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें वो 1000 जो है वो थ्रेड क्रिएट करके रखते हैं, क्रिएट पहले से कर लिए और वो स्लीप कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं। जैसे कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है वो एक थ्रेड को अवेक करता है और उसको वो थ्रेड असाइन कर देता है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है, नेक्स्ट थ्रेड को अवेक करता है, उसको थ्रेड को ये थ्रेड असाइन कर देता है, सो ऑन। तो इस तरह से डेडिकेटेड जो रिक्वेस्ट हैं यूजर क्लाइंट्स की तरफ से उनको वो फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, इस मॉडल के ऊपर। मैंने आपको बैकग्राउंड सारा बता दिया है कि असल में मॉडल किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, क्लाइंट्स जो है वो इस तरह से आ रहे हैं,
आपके पास 100 क्लाइंट्स आ गए हैं, ओके। एक ही थ्रेड है, सर्वर के पास सिर्फ एक थ्रेड है, अज्यूम कर लेंगे थ्रेड सिर्फ एक है। 100 क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट को एंटरटेन करने में सपोज 10 सेकंड लग रहे हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा? थाउजेंड या इससे कम या ज्यादा? बुशरा आप बताओ। 1000 टाइम लगेगा, क्यों? हर एक को 10 सेकंड चाहिए, एक ही थ्रेड है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप फीस सबमिट करवाने के लिए जाते हो, आप फीस सबमिट करवाने के लिए जाते हो, ठीक है, मतलब बैंक में, ब्रांच में, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है अकाउंटेंट जो कि फीस रिसीव कर रहा है। तो एट अ टाइम वो कितने लोगों की फीस रिसीव करेगा? एक ही बंदे की। एक थ्रेड है, एट अ टाइम कितने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा? एक की। तो सबको क्या चलाना पड़ेगा? सीरियल में, पहले इसकी रिक्वेस्ट कर लो, फिर इसकी कर लो, फिर इसकी कर लो, फिर इसकी कर लो, एंड सो ऑन। तो 100 आपके पास क्लाइंट्स हैं, हर एक को इंडिविजुअल टाइम 100 सेकंड लग रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। यानी कि 1000 मेरी आवाज आ रही है? ज्यादा ही टाइम लगेगा आपको 1000 से, ठीक है। तो इतने सेकंड्स आपको लग रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक मॉडल बता दिया। इस मॉडल को बेसिकली क्या कहते हैं ये बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन चेंज करने लगा। टाइम यही है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने ही हैं, मेरे पास जो थ्रेड्स हैं वो हैं 10। आप मुझे बताएं कि कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगा? 100 सेकंड। 100 सेकंड कैसे लगा? इस क्लाइंट को थ्रेड 1 डील करेगा, इसको थ्रेड 2 डील करेगा, इसको थ्रेड 3 डील करेगा इन पैरेलल। तो पहले जो 10 क्लाइंट होंगे उनको कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, 10 सेकंड जो है, ठीक है। अगले जो 10 होंगे उनको फिर 10 सेकंड लगेंगे, अगले जो 10 होंगे उनको फिर 10 सेकंड लगेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। लेकिन सर अगर हम सीरियल के लिहाज से कर रहे हैं, हमने 1000 निकाला था और हम उसको फिर से वो कर रहे हैं, उसको 10 में डिवाइड कर दें तो वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि सर्वर के पास 10 थ्रेड्स हैं। एक और क्वेश्चन है, क्लाइंट एक ही है, इसको 100 सेकंड लग रहे हैं, क्लाइंट अगर 1 को कितना टाइम लगेगा? 100 सेकंड्स। थ्रेड्स आपके पास 10 है, यू हैव 10 थ्रेड्स, एक क्लाइंट है, ओनली 1 क्लाइंट, तो टाइम कितना लगेगा? 100 सेकंड्स। क्यों? क्लाइंट एक ही है, थ्रेड ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी 9 थ्रेड जो है वो स्लीप होंगे, वो बैठे होंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे, एक थ्रेड उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा होगा। अभी देखते हैं इस मॉडल को। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 16 कोर है सिस्टम में, 16 कोर, और क्लाइंट एक ही है, प्रोसेस एक ही है, या थ्रेड एक ही है, ठीक है, तो वो किसी एक कोर को यूज करेगा। तो आपको ये फील हो रहा है कि ये कोई डिफरेंट थ्रेड्स हैं, ये कोई डिफरेंट थ्रेड्स हैं? नहीं। हमारा क्वेश्चन करता हूँ कि क्लाइंट समझ लें, क्लाइंट भूल जाए। क्लाइंट क्या होती है? एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि यूजर बनाता है। इसमें भी थ्रेड्स हो सकते हैं ना। इसने फॉर एग्जांपल एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाई है, इसने 4 थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, ओके। इसने कितने थ्रेड्स क्रिएट किए हैं? 4। 16 थ्रेड्स हैं आपके पास, यहाँ पे सर्वर के पास, सर्वर पूल में 16 थ्रेड्स हैं, तो कितने मैक्सिमम यूज होंगे? 4 एट अ टाइम पे 4 यूज होंगे, बाकी यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन पूछने का दोबारा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो सर्वर के पास थ्रेड्स हैं और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ जो थ्रेड्स हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है? आपको कुछ डिफरेंट फील हो रहा है? ये दोनों एक ही चीज़ है या डिफरेंट है चीज़ें?
अब दोबारा से पहला क्वेश्चन करता हूँ कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम में 16 थ्रेड्स हैं, 16 क्लाइंट्स जिसकी मैं बात कर रहा था, 16 थ्रेड्स हैं और आपके पास थ्रेड एक है यहाँ पे, ठीक है। इसने 16 थ्रेड क्रिएट कर लिए, इसके पास एक ही थ्रेड है सर्वर साइड पे। क्या रियल में एप्लीकेशन जो सिस्टम है उसमें ये सिस्टम जो है वो पैरेलल वर्क कर रहा है रियल सिस्टम में? इसने थ्रेडिंग भी की है, इसने थ्रेडिंग भी की है, तो क्या इसका जो टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा? सीरियल में इसको टाइम लग रहा है 100 या 1000, इसके पास 10 थ्रेड्स हैं, सर्वर के पास एक ही थ्रेड है। पहले इसने सीरियल में एप्लीकेशन बनाई, इसको 1000 सेकेंड्स लगे। अब इसने 10 थ्रेड क्रिएट कर लिए, 10 थ्रेड क्रिएट कर लिए, सर्वर के पास एक ही थ्रेड है, इसने 10 थ्रेड क्रिएट कर लिए। क्या मुझे बताएं कि ओवरऑल सिस्टम का टाइम 1000 ही रहेगा या कम हो जाएगा? क्योंकि हमने इसको पहले ही कर दिया। क्यों? उसके पास एक ही थ्रेड है, तो इसका मतलब है ये थ्रेड तो ये थ्रेड जो है ये कोई डिफरेंट है। इसको कहेंगे यूजर लेवल थ्रेड, इसको कहेंगे सिस्टम लेवल है, कर्नल लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड। तो ये सर्वर जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये सर्वर एक समझाने की एग्जांपल थी। असल में ये हम जो बात कर रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी मल्टी थ्रेडेड होता है, ठीक है। उसके अंदर भी थ्रेड्स होते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इटसेल्फ उसके अंदर वो अपने थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है, कर्नल अपने थ्रेड क्रिएट कर सकता है, तो यूजर भी अपने थ्रेड क्रिएट कर सकता है। यूजर की मर्जी है कि वो जितने मर्जी थ्रेड क्रिएट करे। क्या क्लाइंट सर्वर को कंट्रोल करके इसके थ्रेड्स बढ़ा सकता है? नहीं, ठीक है। तो अब हम दोबारा से उसी के ऊपर आ जाते हैं कि देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। एक को हम कहते हैं यूजर लेवल थ्रेड, एक को कहते हैं कर्नल लेवल थ्रेड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। यूजर लेवल थ्रेड वो थ्रेड होते हैं जो यूजर एप्लीकेशन में यूजर प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट करता है। कैसे? वो अभी हम देखते हैं कि थ्रेड क्रिएशन कैसे होती है। कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यूजर लेवल थ्रेड हम POSIX P थ्रेड लाइब्रेरी है, इसको यूज करते हुए इसके अंदर फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे। ये है POSIX P थ्रेड लाइब्रेरी। ये लिनक्स सपोर्ट करता है, जितने भी यूबंटू, फेडोरा, लिनक्स, रेड हैट, डेबियन, कॉली, जितने भी आपके पास फ्लेवर्स हैं लिनक्स के, वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं, जिसमें आप प्रोग्राम में P थ्रेड लाइब्रेरी को इंक्लूड करें और थ्रेड क्रिएट करें। अगर आप विंडोज के ऊपर करना चाहते हैं तो विंडोज थ्रेड्स जो है उसका प्रोग्राम आपको विंडोज थ्रेड के नाम से लाइब्रेरी, इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वो यूज करनी पड़ेंगे। अगर आप जावा में थ्रेड्स क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, जावा विंडोज के ऊपर भी रन हो जाती है और लिनक्स के ऊपर भी रन हो जाती है, तो इसमें थ्रेडिंग की जो लाइब्रेरी है वो डिफरेंट है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज टू क्रिएट मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। iOS इटसेल्फ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर जो थ्रेड क्रिएट होते हैं वो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, सोलारिस, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसमें जो थ्रेड क्रिएट होते हैं वो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन दोबारा पे आता हूं उसके ऊपर। देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब है कि ये यूजर लेवल थ्रेड है, ये कर्नल लेवल थ्रेड है, कि बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड हैं, उनको हम एक कर्नल लेवल थ्रेड असाइन करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से? कोई तरह ये बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड हैं 1 2 3 4, उसके बाद उस एक ही कर्नल लेवल थ्रेड है जो कि उनको एंटरटेन करता है। तो कैसे एंटरटेन कर रहा होगा? राउंड रॉबिन, ठीक है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, वो देखेगा राउंड रॉबिन से करना है, इसको क्वांटम टाइम दो उतना, इसको दो, फिर इसको दो, फिर इसको दो, फिर दोबारा इसको दो, इसको दो, इसको दो, एंड सो ऑन। कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहेगा, ठीक है। सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो अपने आप को पैरेलल वर्जन में रन कर रही है, ठीक है, लेकिन असल में वो सीरियल में ही रही है एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि सर्वर के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास थ्रेड ही एक है, ठीक है। तो सारे के सारे जो
यूजर लेवल थ्रेड है वो एक ही कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप हो रहे हैं, इसको कहते हैं मैन टू वन मॉडल। तो वन टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल का मतलब ये है कि एक यूजर लेवल थ्रेड एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप होगा। मैनी टू वन का मतलब है मैनी यूजर लेवल थ्रेड वन कर्नल लेवल के ऊपर मैप होंगे। आप मुझे ये बताएं कि वन टू वन में हमें स्पीड अप ज्यादा मिलेगा या मैनी टू वन में? वन टू वन में, वन टू वन में क्या, जितने कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी जितने यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं उतने ही कर्नल लेवल थ्रेड होने चाहिए, तो वो फिर वन टू वन बनेगा। कि डेडिकेटेड आप थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं सर्वर में, अगर 1000 थ्रेड्स हैं तो 1000 क्लाइंट्स जो हैं अगर आप क्रिएट करते हो या थ्रेड क्रिएट करते हो यूजर लेवल, तो हर एक को एक एक थ्रेड मिल जाएगा, तो वो है वन टू वन मॉडल। तो इसमें आपको सबसे एफिशिएंट आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, स्पीड अप मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? सर्वर साइड पे उतने ही थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे जितने थ्रेड एक्चुअल में यूजर लेवल थ्रेड के हैं। तो डेडिकेटेड जब रिसोर्सेज आप देते हो, जितने लोग फीस सबमिट करवाने जाएं उतने ही काउंटेंट बिठा दें आप, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? स्पीड अप तो मिलेगा आपको, पहले जाते ही फीस सबमिट को ही आ गए वापस, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा जबरदस्त है, टर्न अराउंड टाइम बड़ा जबरदस्त है, वेटिंग टाइम 0 है, नथिंग। बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रैम चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए होगी थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वन टू वन मॉडल जो है एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उस तरह की एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करें जहाँ पे बहुत कम यूजर लेवल थ्रेड बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि आपके पास m अगर यूजर लेवल थ्रेड है तो यू हैव n कर्नल लेवल थ्रेड। m जो है वो डिफरेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1000, n जो है वो डिफरेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10। तो इसका मॉडल जो ये है मैनी टू मैनी का मॉडल। मैनी टू मैनी का मॉडल जो है वो एक्चुअली अगर हम सिंगल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैनी टू वन के ही मॉडल को रेप्लिकेट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 1000 यूजर लेवल थ्रेड है और 10 जो है वो कर्नल लेवल थ्रेड है, तो हर एक के हिस्से में कितने थ्रेड आएंगे? 100 T1 जो है वो उसको हम एलोकेट करेंगे, नेक्स्ट 100 जो है वो नेक्स्ट T2 को, ये कर्नल लेवल थ्रेड है इसको एलोकेट करेंगे, ये कर्नल थ्रेड है, ये यूजर लेवल थ्रेड है। U100 पहले जो है U100 इसको देंगे, U200 जो है वो इसको देंगे कर्नल लेवल थ्रेड 2 को, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एक थ्रेड के ऊपर 1000 रन हो रहे हैं। तो कुछ जैसे कि ये बेस्ट मॉडल है कि आप अगर आप 1000 स्टूडेंट्स में फीस सबमिट करवाने जाते हैं तो आप 1000 काउंटेंट ना बिठाएं, 1 भी ना बिठाएं, 5 बिठा लें या 10 बिठा लें, ताकि 5 डिफरेंट लाइनें लग जाएं और डेटा जो है वो शेयर हो जाए, स्प्लिट हो जाए, और वो उनका थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, स्पीड अप, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम सारा बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये मॉडल है मैनी टू मैनी। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है। ओके, तो ये अभी हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि थ्रेड होता क्या है, थ्रेड क्रिएट क्यों करना चाहते हैं, व्हाई वी नीड टू क्रिएट थ्रेड, इसका आंसर क्या है? अगर सिंगल वर्ड में आपने आंसर करना हो, इसका आंसर क्या है? स्पीड अप, स्पीड अप इज आंसर। अब हम देखते हैं थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, मैं जावा का नहीं बताऊंगा आपको, ना विंडोज का बताऊंगा, हम लिनक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लिनक्स में आप बताऊंगा कि लिनक्स में पी थ्रेड लाइब्रेरी जो है उसको यूज करते हुए थ्रेड क्रिएट कैसे होता है। सो pthread.h लाइब्रेरी है, इसको आप इंक्लूड करें। हैश ये सी में जिस तरह से कोड करते हैं आप, इसके सी लैंग्वेज का कोड है। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए आप इंक्लूड करें, ये दोनों लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड कर लें। मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन नॉर्मली आप जो है वो ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्रोग्राम से, जब आपने प्रोग्राम रन करना है, उससे अगर आपने आर्गुमेंट रिसीव करने हैं, ठीक है, जैसे कि आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो जीसीसी, प्रोग्राम का नाम है prog.c, और आपने एक आउटपुट बनानी है आउटपुट के नाम से,
तो जब आप ये रन करेंगे तो ये probe.c जो फाइल होगी, जो कि ये कोड है, ये सारा का सारा इसको कंपाइल करेगा और इसकी एक exe बना देगा आउटपुट के नाम से। जब आप इस exe को रन करेंगे आउटपुट, तो आप इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 12, असद, इस तरह से मैंने पैरामीटर पास कर दिए। तो ये जो पैरामीटर लिस्ट है, अगर आपने इसको रिसीव करना है तो आप बेसिकली यहाँ पे ये लिखते हैं int आर्गुमेंट c। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, इसमें 2 आएगा। और इसमें क्या आएगा, ये कैरेक्टर पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर अरे है, यानी कि आपके पास एक अरे है जिसके ऊपर आप कैरेक्टर पॉइंटर लिखवा सकते हैं। कैरेक्टर पॉइंटर का मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है 12 पहले इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है असद, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। हमने एज ए इंटीजर पास किया लेकिन उसने एज ए स्ट्रिंग उसको सेव किया। तो ये मेन आपका जो है इस तरह से आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने। ओके, अब यहाँ पे pthread लाइब्रेरी चूंकि इंक्लूड की हुई है तो हम pthread_t एक टाइप है, जिस तरह से int टाइप है, हम भी लिख दो int tid। तो इसका मतलब क्या है कि एक int टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। तो ये बेसिकली pthread_t टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन इसमें भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होती है, ठीक है। ये इस लाइब्रेरी में सपोर्टेड है। तो ये बेसिकली int का रिप्लेसमेंट है जो कि उसने एज ए यहाँ पे रखा हुआ है pthread_t। एक और pthread_attribute-d है, ये भी इसमें एक टाइप है और इसके नाम से भी हमने एक वेरिएबल बना लिया। ये दोनों वेरिएबल अभी हमने डिक्लेयर किए हैं, उनको कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। ये बेसिकली दो चेक्स हैं कि आर्गुमेंट अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे एग्जिट कर दो, आर्गुमेंट 1 जो है अगर वो, इसका मतलब समझते हैं, आर्गुमेंट 1 जो है उसमें बेसिकली 12 था, ठीक है। तो आर्गुमेंट 1 को हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली ये है आर्गुमेंट टू इंटीजर। तो ये एक बेसिकली टाइप कास्ट कर रहे हैं हम, एक फंक्शन है जो कि इस आर्गुमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और इंटीजर से फिर हम कहते हैं ये कैरेक्टर पॉइंटर है ना, तो कैरेक्टर पॉइंटर से हमने इसको स्ट्रिंग से हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अगर लेस देन 0 है तो हम रिटर्न कर दें कि उसमें 0 नहीं या माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इररेलेवेंट पोर्शन है, इसको अभी भूल दें। अब देखते हैं थ्रेड रिलेट कैसे होती है। वेरी टीनी कोड, बहुत स्मॉल सा कोड है। पहले यहाँ पे फंक्शन है pthread_attribute_init। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें बेसिकली हम एट्रीब्यूट जो ATTR एक हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं इस फंक्शन को। एम्परसेंड का मतलब क्या, बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, बाय वैल्यू पास नहीं कर रहे। बाय रेफरेंस पास करेंगे तो इसका बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? एक बंदा बोले ना, नहीं फायदा क्या होता है इसमें, कब बाय रेफरेंस पास करते हैं, कब बाय वैल्यू पास करते हैं? अब बोलिए, ये सवाल बेसिक सवाल है। जब आप इंटरव्यू प्रोग्रामिंग या देने जाएंगे किसी सॉफ्टवेयर में, वो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू में क्या फर्क होता है। बाय वैल्यू में वैल्यू ही आती है, बाय रेफरेंस में उसका यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ, कुछ एम्परसेंड नहीं लिखता। ये फायदा तो इंट टाइप का है, सपोज इंट टाइप का है। भाई सही सर नहीं सुन रहे, फायदा नहीं है बोलने का। वाकई नहीं सुन रहा सर। प्रिंट एट्रीब्यूट क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। अब तो मैं ये यहाँ पे ये बाय रेफरेंस पास करता हूँ, अब क्या प्रिंट होगा? कि वो बड़ा था। मैं तो प्रिंट एट्रीब्यूट ही कर रहा हूँ। बाय रेफरेंस पास करने का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये अगर इस वेरिएबल को चेंज करता है तो वो चेंज इस प्रोग्राम में भी बाद में नजर आएगा। ये होता है बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को ऑथराइज कर रहे हैं कि आप इसको यूज करें, इसको चेंज करें, और वो चेंज वैल्यू मैं भी यूज करूंगा बाद में। बाय वैल्यू पास करने का मतलब ये होता है कि हम इसको वैल्यू पास कर रहे हैं, आप इसको यूज करो, बस दैट्स इट। तुम्हारी चेंज वैल्यू मैंने बाद में यूज नहीं करनी, ठीक है, ये मतलब है इसका।
तो जब ये यहाँ पे 5 है तो अगर ये बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे बाद में प्रिंट हो 20 प्रिंट हो। इट माइट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इसको चेंज कर दे और इसको 20 कर दे तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा बाद में। तो ये होता है डिफरेंस बाय रेफरेंस और बाय मैनुअल। किससे प्रोग्रामिंग पढ़ते रहे आप लोग? नहीं वैसे ही मैं तो पूछ रहा हूँ। खाना बनाया उसको वैसे ले आऊँगा मैं, तो उन्होंने कहना है कि सर मैंने तो उनको बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाया था। सर दो सेमेस्टर में ऐसी चीजें पढ़ी नहीं है, डेटाबेस और नहीं ये ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं निकलती ज़हन से। अगर आपने कोडिंग की हुई है और वो आपने काम किया है ना इसके ऊपर, मैंने 8 साल पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे आज भी वो जो टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है वो कंसेप्ट अभी भी याद है। मैंने कौन सा रिवाइज किया? मैंने तो नहीं रिवाइज की प्रोग्रामिंग, ना मैंने पढ़ाई है। ठीक है, तो एक तो आप लोग भी जो है ना उसको टेंटिव होकर नहीं पढ़ते कि आप लोग कहते हैं कि अच्छा निकल जाता है कोर्स इस तरह से। तो मैं एक बात बता दूं आपको, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, इल्म जो है ना वो नॉलेज जो है वो रायगा नहीं जाता। ठीक है, मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा कि मुझे 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो कि नहीं आते थे और मुझे किसी जगह से पता चले एक छोटे से क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल मैं मिप्स आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा था, तो मेरे मैनेजर ने पूछ लिया अच्छा मिप्स स्टैंड्स फॉर, तो मैंने कहा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कहता नहीं ये तो नहीं है। मैंने कहा सर आप बता दें। कहता नहीं आप खुद ही देखो। मैंने नहीं देखा, भूल गया मैंने देखा। वो क्वेश्चन जो है वो बाद में किसी ने मुझे पूछ लिया एक और जगह इंटरव्यू में कि आपने मिप्स पे काम किया, मिप्स स्टैंड्स फॉर। तो मैं बड़ा जो है ना रिग्रेट फील किया मैंने कि यार ये वही क्वेश्चन था जो मेरे मैनेजर ने मुझे पूछा था और मैंने इसका आंसर नहीं ढूंढा था। तो उसके एक क्वेश्चन ना आने की वजह से जॉब नहीं होती। क्यों? जब आप किसी जगह पर जाते हो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। 10-15 स्टूडेंट्स हैं, मैंने जॉब हायरिंग करनी है, मैंने 2 स्टूडेंट्स रखने हैं, हार्डली मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन करूँगा, दैट्स इट, बस खत्म। तो इस तरह से ज़िंदगी में अगर आपने वाकई ही काम किया, और मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है जहाँ पे मैंने जुगाड़ लगाया हुआ था और वही चीज़ें मुझे बाद में, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने एक इंटरव्यू दिया जर्मनी में, PhD में। मैंने एक सुपरवाइज़र को एक ईमेल लिखी, उसने मुझे कहा कि अच्छा मुझे आपकी रेज्यूमे में इंटरेस्ट फील हो रहा है तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उसने मेरे साथ इंटरव्यू किया, ओरली मेरा 1 घंटा इंटरव्यू हुआ, फिर अगले एक और उसने डेट रखी, उसके फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ, उसमें एक और नया बंदा को लेके आया था अपने साथ। तो उसके बाद उसने लास्ट जो है ना उसने कहा था कि अच्छा आप ऐसे करो कि मुझे अपने कोड सेंड करो। मैंने उसको कोड सेंड किया। ठीक है, ये लास्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है, कोड सेंड किए, कोड में मैंने कम काम किया हुआ था, मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर मैंने रिसर्च का ज़्यादा काम किया था, कोडिंग में कम काम किया था। उसने मुझे कोडिंग से रेलेवेंट जब क्वेश्चन पूछे तो मैं वहाँ पे फंस गया। ठीक है, कि ये कोड, उसने कहा कि ये कोड आपने ऐसे क्यों किया हुआ। अब मैंने कोड किया नहीं हुआ था वो वाला। अब वो आपको बताऊं कि वो PhD की जॉब थी। ठीक है, PhD की साथ में डिग्री मिलनी थी और PhD जॉब थी फुल टाइम जर्मनी में। कितने पैसे दे रहे हैं उसमें, आपके ख्याल में कितने पैसे दे रहे होंगे? PhD लेवल पे 15-20 लाख 15-20 मुझे लाख ऑफर करने जा रहा था 2300 यूरो। और आपको पता है जर्मनी में हार्डली इतना खर्चा है, सिर्फ मैक्सिमम, जिसमें आप यशी के साथ रह सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, यशी के साथ। बाकी कितना बचना था इसका मतलब समझते हैं? 2.5 लाख रुपया बचना था। तो मेरी वहाँ पे जॉब नहीं हुई, उसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। उसने कहा कि आपके ओरल कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है प्रैक्टिकल में। क्यों? क्योंकि मैंने जब प्रोजेक्ट किया था तो उसमें मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था, रिसर्च में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ था, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ था। तो काम जब भी आप करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं जाके बेनिफिट भी देगा, अगर नहीं करोगे कहीं ना कहीं ज़रूर मारेगा आपको। ठीक है, तो बाकी किस्मत की
के लिए मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे मेरी हो जाए, तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक एज वेल। लेकिन ये है कि मुझे समझ आ रही है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस वजह से कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो यहाँ से नॉलेज गेट कर रहे हैं ना, ये आपका रहेगा नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको दे देगा अगर ये कोर्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, इस पर्सपेक्टिव से कि आपने 4 ग्रेड नहीं लेना, GPA 4 नहीं लेना इसमें, बल्कि आपने इसमें अपनी एक्सपर्टीज स्किल्स क्रिएट करनी है। तो आप वन डे यू विल सी कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा ऊपर निकलता है वो सबका लीडर बन जाता है। ठीक है, अल्लामा क़ासिम हुसैन रिजवी की एग्जांपल देता हूँ कि ये जो बंदा था, ये 2-3 साल पहले कुछ भी नहीं था। किसी को आपको नाम पता था क़ासिम हुसैन रिजवी का? इमरान खान का नाम तो हम 20 साल से बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम बचपन में जब ये पैसे कलेक्ट करता था बसों के ऊपर, तो अल्लामा साहब का नाम जो है ना हमने 2-3 साल पहले 4 साल पहले सुना नहीं था। तो इन्होंने एक जो है ना धरना दिया वहाँ पे, ठीक है, खत्म नबूवत के हवाले से एक धरना दिया, वहाँ से क़ासिम हुसैन रिजवी का नाम सामने आ गया। क्यों? इतने ज़्यादा मौलवी हैं पाकिस्तान में, एक बंदा थोड़ा सा एक स्टेप आगे गया है और वो छा गया। तो कल आपने जो है ना उसके जनाजे में देखा हुआ है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो जनाजा होगा। लेकिन कहने की बात ये है कि उन्होंने क्या किया, क्या डिफरेंट किया, उन्होंने सिर्फ एक स्टेप आगे गए। ये जो 1 स्टेप फॉरवर्ड है, 1 स्टेप फॉरवर्ड, ये अपने बात माइंड में बिठा लें। 1 स्टेप फॉरवर्ड, जो बच्चा एक स्टेप फॉरवर्ड आपने करेगा ना, मेरे माइंड में सिर्फ वो उस बच्चे का पता मुझे होगा, बाकियों का कोई आइडिया नहीं होगा। क्यों? एक बच्चा मुझे कहता है कि सर अच्छा मैं कल आपने ये पढ़ाया तो मैं ये पढ़ के आया हूँ, ये थोड़ा सा ये बताने मुझे समझ नहीं आ रही। तो मुझे आज तक दोनों सेक्शन में, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सारे 1 स्टेप फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं ले रहे। 1 स्टेप फॉरवर्ड का मतलब ये है कि दूसरे लोग जैसे लागते हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा ऊपर आ जाए यहाँ पे। ठीक है, सो कई ऐसे ब्रांड है जो कि इस स्टेप को फॉलो करते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड को। ठीक है, लाइक एक ब्रांड है उसका मुझे नाम माइंड से निकल गया। वो क्या करता था कि आप शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह या पैंट्स, जीन्स वगैरह खरीदने जाते हो, उन्होंने एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड लिया। उन्होंने कहा एक टेलर भी साथ में बैठा लिया, तो आप ऑल्टर करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, आप उसको ऑल्टर करवा सकते हैं रन टाइम पे, और विद इन 15 मिनट्स में ऑल्टर करके आपको स्टिच करके दे देते हैं। जीन्स आपने लेंथ करवानी है, आपने शर्ट की विड्थ करवानी है, जो भी करवाना आपने, दिस इज 1 स्टेप फॉरवर्ड स्टेप पॉलिसी। यकीन माने उनका जो ब्रांड है वो सबसे ज़्यादा चलता है उस 1 स्टेप फॉरवर्ड की वजह से। तो कीप 1 स्टेप फॉरवर्ड, सिर्फ एक स्टेप दूसरों से ज़्यादा लेना है और आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ही सोए हुए हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं। pthread_create ये एक फंक्शन है, इसमें 4 पैरामीटर पास होते हैं। PID, ठीक है, ये बाय रेफरेंस पास हो रहा है। एट्रीब्यूट, ये बाय रेफरेंस पास हो रहा है। रनर और आर्गुमेंट 1। PID क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू चेंज होगी, पॉपुलेट हो सकती है। तो जब p थ्रेड क्रिएट होता है तो हर थ्रेड को एक आईडी साइन होता है, वो आईडी फर्स्ट वेरिएबल में वो रख जाता है। तो इसमें शुरू में कुछ भी नहीं था, इनिशियलाइज नहीं था। अब जब ये क्रिएट हो जाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके बाद PID जो आप प्रिंट करेंगे तो उसमें वैल्यू आ जाएगी। पहले आप प्रिंट वैल्यू करेंगे तो उसमें नल वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी, या फिर गार्बेज वैल्यू होगी। सी का कंपाइलर 0 वैल्यू मेरे से साइन करता है, तो पहले 0 वैल्यू, और फिर उसके बाद जब ये वैल्यू या ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। तो असल में होगा क्या, पेरेंट थ्रेड यहाँ गया, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो 2 थ्रेड बन गए, एक तो पेरेंट थ्रेड और एक चाइल्ड थ्रेड। ओके, समझ आ गई इस चीज की? अब जब 2 थ्रेड क्रिएट हो गए तो पेरेंट थ्रेड ने करना क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, फिर ये वाली एग्जीक्यूट करनी है, एंड सो ऑन, खत्म हो जाएगा। उसके बाद चाइल्ड ने क्या करना है? चाइल्ड ने उसको एक टास्क, उसको हमने टास्क दिया है रनर, ये टास्क है। एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट लिस्ट होती है, हर थ्रेड की लिस्ट होती है,
वो आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हम थ्रेड के सेट कर सकते हैं। ठीक है, रनर, रनर जो है वो एक फंक्शन है, इसको हम कह रहे हैं थ्रेड को, चाइल्ड को, कि भाई तुम्हें क्रिएट कर रहे हैं, तुम्हारा टास्क ये है कि तुमने रनर को एग्जीक्यूट करना है बस। तो रनर ये फंक्शन है, इस फंक्शन में जो भी हो रहा है उसका काम सिर्फ ये है, और उसने सिर्फ यही टास्क करना है, यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट कर देना है। चाइल्ड ने ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट नहीं करनी जो कि फॉक में होता था। ठीक है, चाइल्ड ने क्या करना है, रनर को एग्जीक्यूट करना है। एक और थ्रेड क्रिएट कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पेरेंट जो है वो ये थ्रेड क्रिएट करने के बाद एक और थ्रेड क्रिएट कर देगा, उसको आप कोई डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं, कोई डिफरेंट फंक्शन असाइन कर सकते हैं। ये क्या है, ये रनर का बेसिकली आर्गुमेंट है जो आप इसमें पास करना चाहते हैं, वो आर्गुमेंट कमांड लाइन से लेके आप इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, सो ये थ्रेड सिंपल इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये लाइन क्या कर रही है, ई थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। फॉर एग्जांपल ये थ्रेड क्रिएट होता है, इसको हम 4 आईडी असाइन करते हैं। ये कहता है पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन 4 नल। अगर मैं ये लाइन पेरेंट वाले इसमें कोड में नहीं लिखता तो होगा ये कि पेरेंट थ्रेड इसको क्रिएट करेगा, ठीक है, और ये प्रिंट कर देगा सम में, सम जो है ना ग्लोबल वेरिएबल है, ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें सम जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल दोनों शेयर कर, ग्लोबल सेक्शन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो जो चेंज पेरेंट करेगा या जो चेंज चाइल्ड थ्रेड करेगा वो दोनों को नजर आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ग्लोबल डेटा सेक्शन जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डेटा शेयरिंग का। तो अगर आपने डेटा शेयर करवाना है तो आप ग्लोबल वेरिएबल बना दें, वो डेटा सेक्शन में होगा और वो सेक्शन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो दोनों में डेटा शेयर हो जाएगा। मैं आपके क्वेश्चन पे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता, ठीक है, पेरेंट थ्रेड इसको क्रिएट करेगा, सामने क्या प्रिंट होगा? सम यहाँ पे चेंज हो रहा है, सम यहाँ पे चेंज हो रहा है। सपोज इसमें यहाँ पे वैल्यू आ रही है 20, लास्ट वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट होगा या 20 प्रिंट होगा? दिस इज द राइट आंसर। अगर पेरेंट जो है, पेरेंट है, उसने थ्रेड क्रिएट कर दिया, थ्रेड एक टोटली अलग प्रोसेस है और पेरेंट एक टोटली अलग प्रोसेस है। अगर पेरेंट इसको क्रिएट करने के बाद अगर एक सीपीयू है उसी के ऊपर वो चल रहा है, इसको क्रिएट करने के बाद इसको सम को प्रिंट कर देता है, सम पेरेंट अभी चाइल्ड ने अपडेट नहीं किया तो सम में यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट यहाँ पे इसको क्रिएट करता है और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है और चाइल्ड चलना शुरू कर देता है, तो चाइल्ड क्या करेगा, रनर को एग्जीक्यूट करेगा। रनर को जब एग्जीक्यूट करेगा तो सम में 20 आ गया, उसके बाद उसने कर देना एग्जिट, खत्म हो जाना, खत्म, चाइल्ड अपना काम कर गया जो उसने करना था। उसके बाद जब पेरेंट चलेगा दोबारा ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो सम में क्या प्रिंट होगा, 20। तो बिहेवियर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल। जब आप इसको रन करेंगे कभी 0 प्रिंट होगा, कभी 20 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम चाहते हैं, अच्छा एक और चीज भी है, अगर मैं यहां पे लिख दूं प्रिंट एफ सम, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, आप ये बताएं। क्वेश्चन ये है कि अगर पेरेंट इस तरह से चल रहा है और चाइल्ड भी इस तरह से चल रहा है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि 2 दफा प्रिंटिंग होनी चाहिए कि 1 दफा होगी या 3 दफा होगी, कितनी दफा होगी? 2 दफा प्रिंटिंग होगी। पेरेंट चला, पेरेंट ने कहा कि आप रनर एग्जीक्यूट करो, पेरेंट अभी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ, उसने ये लाइन है नहीं यहाँ पे और इसने ये लाइन प्रिंट कर दी, तो सामने 0 प्रिंट हो गया और वो टर्मिनेट हो गया। जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो चाइल्ड चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, बताएं इसकी रीजन। सर पेरेंट चाइल्ड कॉल कर रहा है, पेरेंट भी जब टर्मिनेट हो जाएगा तो चाइल्ड वर्क क्यों करेगा? तो चाइल्ड क्यों वर्क नहीं करेगा, इसकी रीजन क्या है? उसको पेरेंट टर्मिनेट कर रहा है, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, उसके रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। पेरेंट प्रोसेस जो है उसकी एड्रेस स्पेस है, उसकी एड्रेस स्पेस के अंदर ही तो थ्रेड बना था और पेरेंट कहता है मैं अपना काम खत्म हो गया, पेरेंट कह रहा है गुड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें टर्मिनेट कर देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रोसेस को जब टर्मिनेट करता है तो ये चाइल्ड प्रोसेस क्या बन जाता है, ज़ॉम्बी प्रोसेस। वो कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है अच्छा इसका तो पेरेंट ही टर्मिनेट हो गया तो लिहाजा इसको किल कर दो। तो इट माइट पॉसिबल
कि ये कभी प्रिंट हो कभी ना प्रिंट हो, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है, वी वांट टू इंश्योर कि चाइल्ड पेरेंट जो है वो जो उसको टास्क दिया है ना, वो चाइल्ड प्रोसेस को उतना टाइम दे, उसका वेट करे, जब वो अपना काम कंप्लीट कर ले, वो बताए कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तब पेरेंट आगे मूव करे। तो उसके लिए हम बेसिकली ये लाइन लिखते हैं पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट जो है वो थ्रेड नंबर 4 का वेट करेगा जब तक वो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट 0, तब तक वो आगे मूव नहीं करेगा। वेटिंग फंक्शन लगाते हैं। तो ये इस प्रोसेस का, अपने चाइल्ड प्रोसेस का वेट करेगा। इससे क्या होगा, इससे हमेशा सिंक्रोनाइजेशन बिहेवियर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ पेंट, और यहाँ पे बेसिकली आप मुझे बताएंगे इसकी आउटपुट क्या होगी इस वाले केस में, अगर ये कोड ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है और सामने यहाँ पे 20 आता है तो क्या प्रिंट होगा, 20 ही प्रिंट होगा। क्यों, इसका वेट करेगा, ये उसको अपडेट कर देगा, जब ये एग्जिट होगा यहाँ से फिर वो आगे चलना शुरू होगा। तो सम चूंकि दोनों का शेयर्ड वेरिएबल है, इसको जो चेंज किया 20 वो यहाँ 20 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये एक सिंगल थ्रेड मैंने है ना वो मैंने क्रिएट किया है। तो आप मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, आप इसको लूप में लगा दें, इस वाली इंस्ट्रक्शन को लूप में लगा दें 10 टाइम्स। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन कॉल कर लेंगे तो पेरेंट 10 थ्रेड क्रिएट कर देगा। 100 टाइम्स लगा देंगे वो 100 थ्रेड क्रिएट कर देगा। और अगर सब में ये रनर लिखा है तो सब रनर को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो सम को 20 करता है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 10 प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लूप लगाता हूँ फॉर i is equal to 0, i is less than n, i plus plus, ठीक है। और इसमें ये बेसिकली मैंने लाइन लिखी है, n में जो है वो बेसिकली क्या पड़ा हुआ है 10। तो आप मुझे ये बताएं कि सम में क्या प्रिंट होगा। ये एक थ्रेड को ज्वाइन करवा रहा है, ठीक है। तो ये PID जो है ये एक थ्रेड को ज्वाइन करा है। तो यहाँ पे बेसिकली हर थ्रेड को अपना आईडी देने के लिए आप थ्रेड की भी एक बेसिकली डिफरेंट अरे एक अरे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इस नाम से एक अरे बनाएंगे p thread अंडरस्कोर t, और TID के नाम से आप एक अरे बनाएंगे, ना कि एक वेरिएबल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे TID, यहाँ पे आप i लिख देंगे। इससे क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे थ्रेड 1 का आईडी आएगा, 1 इंडेक्स पे थ्रेड 2 का आईडी आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपको एक लूप लगाना पड़ेगा इससे पहले, ताकि आप सबको ज्वाइन करें तो सारा अपना काम कर लें। क्वेश्चन मेरा ये है कि सम में एक थ्रेड जो है वो 20 कर रहा है, सम क्या हो रहा है, सम की जो वैल्यू है उसमें ऐड हो रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसमें 20 आता है, 10 थ्रेड है, इसका आंसर क्या आएगा 200 आएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं वो सम को शेयर कर रहे हैं। तो एक थ्रेड जो है वो सम की वैल्यू को 20 कर रहा है। तो लेकिन कभी 200 आएगा, कभी 199 भी आएगा, कभी 190 भी आ जाएगा। क्यों, थ्रेड को फ्लोट का मतलब नहीं, फ्लोर तो हम भी बेसिकली ऑपरेशन थोड़ी परफॉर्म कर रहे हैं कि हम बेसिकली कि हम उसको ऐड कर रहे हैं या हम उसको माइनस कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। थ्रेड बेसिकली एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस का मतलब क्या है, उसके 4 डेटा सेक्शन होते हैं। वो आपको मैंने बताया कि प्रोसेस जो है उनको कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होती है और वो कैसे रन होता है। तो थ्रेड बेसिकली अपना काम एग्जीक्यूट करने के लिए एक कोर की जरूरत होती है, CPU की जरूरत होती है, मेमोरी की जरूरत होती है, तो उसको हम एक थ्रेड कह रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोट, उसको हम फ्लोट कैलकुलेशन के लिए उसको हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरह का ऑपरेशन अगर आपने कोई फ्लोटिंग वैल्यू जो है उनको मल्टीप्लाई कराना, हम कह सकते हैं कि ये थ्रेड जो है ये फ्लोटिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो चीजें कर सकते हैं। सो सम टाइम ऐसा होगा कि जो शेयर्ड वेरिएबल है इसमें एक प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट टाइम मैं अब बेसिकली एक लास्ट आर्गुमेंट पास करके मैं वाइंड अप कर रहा हूँ कि जब सम जो है इसने क्या करना है, इसने करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस 20, इसने भी करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस 20, ठीक है। बैकएंड के ऊपर होता ये है कि बैकएंड के ऊपर ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है, इसकी 3 इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं। तो जब थ्रेड जो है वो साइमल्टेनियसली सेम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है।
वो डेटा इनकंसिस्टेंट कैसे होता है, इंशाल्लाह वी विल सी द नेक्स्ट क्लास। और फिर जो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है ये तब होता है जब डेटा शेयर कर रहे होते हैं बिटवीन मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशंस प्रपोज करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं थ्रेडिंग से रेलेवेंट जो मल्टी थ्रेडेड एक एप्लीकेशन है उसका कोड मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप उसको रीड करिएगा, फिर आप देखिएगा वो कर क्या रहा है, किस तरह से हम डेटा को डिवाइड करते हैं, लोड बैलेंस करते हैं, और किस तरह से मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन एक्चुअली डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सर आपने राउंड रॉबिन एंड के क्वेश्चन करा, हाँ जी, कि हमारे पास जो प्रोसेस चलते हैं वो n-1 टाइम चलते हैं, लाइक n वो प्रोसेस हो तो n- डिफरेंट, तो इसके लिए कितने हमें टाइम्स चाहिए होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं राउंड रॉबिन में, ज़रूरी नहीं है कि वो, मैं उसकी बात कर रहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो इसमें कितना मुझे आपने पूछा था, मैंने इसको सर्च करके मुझे नहीं मिला। राउंड रॉबिन में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं वो तो डिपेंड करता है ना उसके वेट के ऊपर, उसका क्वांटम टाइम कितना है, क्वांटम टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा ना। सर हम अगर एक क्वेश्चन आने का ये देखिए क्वांटम टाइम है 4, ठीक है, इसको पहले 4 दी है तो ये इसकी रिमेनिंग जो होगा 2 है, तो एक दफा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा इसकी, इसको हमें 4 क्वांटम दी है तो ये 0 रिमेनिंग जो होगा क्वांटम स्विच हुआ था, फिर क्वांटम स्विच इसको दिया, इसको भी हमने 0, तो फिर दोबारा इसकी वैल्यू, इसकी बारी आ गई, तो 1 2 3 4 टाइम क्वांटम स्विच हुआ। अब अगर मैं क्वांटम टाइम 3 रख देता हूँ तो नंबर ऑफ क्वांटम टाइम्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे इसकी रिमेनिंग जॉब होगी 3, इसकी रिमेनिंग जॉब होगी 1, इसकी रिमेनिंग जॉब होगी 1, फिर इसकी बारी आएगी, इसकी रिमेनिंग जॉब, जितना कम क्वांटम टाइम होगा उतने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे। और सर वो जो असाइनमेंट को आपको ऑफिस में करवाना है, ये असाइनमेंट आपने अपलोड कर दी, अपलोड असाइनमेंट